गुड इवनिंग स्टूडेंट। पर जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो लास्ट टॉपिक किया था हमने, उसमें किया था ज्योमेट्रिकल फॉर्म। क्या टॉपिक किया था हमने? ज्योमेट्रिकल फॉर्म। उसके बाद आता बेटा टू फाइंड नेक्स्ट टॉपिक आता टू फाइंड डिवाइजर या प्राइम फैक्टर है डिवाइजर। बेटे टू फाइंड डिवाइजर, बेटे किस फॉर्म में हम डिवाइजर फाइंड करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोल दूं 72 एक नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसके पॉसिबल डिवाइजर कौन कौन से होंगे? तो 72 का जो पॉसिबल डिवाइजर है बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है। 12 के बाद कितना आता है? 18 के बाद 24 एंड 36। टोटल कितने डिवाइजर आ गए मेरे पास? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 6 9 और 2 11। एक बेटा लेफ्ट है, 6 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 24 आ गया, 36 और लास्ट बेटा खुद अपने आप में 72। तो आंसर कितना है मेरे पास? 12 डिवाइजर। बट ये नंबर छोटा था तो बड़े इजीली हमने इसके डिवाइजर फाइंड कर लिया, क्योंकि ब्रेक कर लिया और उसके डिवाइजर हमने क्या कर दिया? फाइंड कर दिया। अगर इसकी जगह पे कोई बड़ा नंबर आ जाता, मान लो वो मेरे को याद है कि 9600 के पॉसिबल डिवाइजर बताओ कौन कौन से हैं? 9600 के। तो बेटा इस फॉर्म में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इस फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं इनके डिवाइजर निकालने के लिए? बेटा छोटा सा एक रूल याद रखना, 72 मैंने लिया, 72 को 2 से किया, आंसर कितना है? 36 आ गया, फिर 2 से किया 18 आ गया, फिर 2 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया 3 से 1 आ गया। 3 से कितना है मेरे पास? 1। और जो इसकी फैक्टराइजेशन बन गई 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 6। और इसे बेटा लिखा था, कंपेयर किया था 2 की पावर p एंड 3 की पावर q के साथ। 2 की पावर p एंड 3 की पावर q। तो बेटा मेरे पास जो फॉर्म होगी वो कितनी होगी? p+1 एंड q+1। फॉर्मूला क्या आ गया? p+1 q+1। आगे फर्दर r+1 t+1 सोन चलते रहते हैं। बट इस क्वेश्चन के लिए कितना होगा? ओनली p+1 होगा, q+1 होगा। ठीक है, इसे मैंने क्या लिख दिया? 3+1 एंड बेटा 2+1। आंसर कितना है मेरे पास? 12। आंसर कितना है? 12। तो बेटा ये शॉर्टकट याद रखना, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर। ऐसे मैंने इसके डिवाइजर निकालने की कोशिश करता हूँ 9600 के। 9600 2 से किया तो 4800 आ गया, 2 से किया तो 2400 आ गया, अगेन 2 से किया तो 1200 आ गया, अगेन 2 से किया तो 600 आ गया, अगेन 2 से किया तो 300 आ गया। बेटा 152 के किया तो 75, 75 को 3 से किया तो 25 एंड बेटा 5 से किया तो 5 आ गया एंड 5 से किया तो बेटा मेरे पास 1 आ गया। तो आंसर कितना है? 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। तो ये आ गया मेरे पास एलसीएम। ये मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है, इसके बाद हमने क्या निकाला? p+1 q+1 बेटा r+1। p = 7 आ गया, q = 1 आ गया एंड r = 2+1 आ गया। 8 × 2 × 3 तो बेटा कितना? 16 × 3। नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे? 48। मेरे पास कितने होंगे नंबर ऑफ डिवाइजर? 48। बेटा एक छोटे से कंसेप्ट को आप याद रखना कि ये होगा मेरे पास टू फाइंड द डिवाइजर। अब मैं इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन लिख देता हूँ कि इसे आप लर्न किस फॉर्म में करोगे। प्रॉपर फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूँ कि इसे आप किस फॉर्म में लर्न करोगे। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट, टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, अल्फा की पावर p, बीटा की पावर q, गामा की पावर r। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? p+1 q+1 r+1 एंड सो ऑन चलता रहेगा। दूसरा, टू फाइंड डिवाइजर 1 नॉट इंक्लूड। तो कितना आएगा? p+1 q+1
आर प्लस वन माइनस वन, वन को इंक्लूड नहीं करना, तो बेटा माइनस कितना 1। तीसरा केस आ गया, टू फाइंड डिवाइजर 1 and 72 नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड तो कितना है p प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन माइनस टू। बेटा पॉइंट नंबर 4, टू फाइंड डिवाइजर 72 इज नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड तो बेटा इसमें कितना आएगा p प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन माइनस वन। और इसे प्रॉपर डिवाइज़र भी बोलते हैं। बेटा अगर वर्ड आ जाए प्रॉपर डिवाइज़र तो बेटा उसमें 1 and 72 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। बेटा इसके साथ मेरे पास एक टॉपिक क्या हो गया, प्रॉपरली कंप्लीट। इसके साथ एक टॉपिक बेटा प्रॉपरली क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइज़र। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइज़र, टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइज़र। टू फाइंड नेक्स्ट बेटा टॉपिक है टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइज़र, टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइज़र। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइज़र, टू फाइंड सम ऑफ ऑल द डिवाइज़र, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइज़र। कहने का मीनिंग क्या हुआ, 72 था, उसके बेटा जो डिवाइज़र थे 1 थे, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था, 9 था, 12, 18, 24, 36 एंड 72। ये मेरे पास टोटल 12 डिवाइज़र है। अगर मैं इनका सम कर दूं तो उसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिवाइज़र। सम कर दूं तो बेटा क्या होगा, सम ऑफ डिवाइज़र। बेटा ये मेरे पास सम ऑफ डिवाइज़र होगा। बट ये तो काफ़ी लेंथी होगा, अगर मैं इसे डायरेक्ट इसी फॉर्म में करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा। इसके लिए रूल क्या होगा बेटा, जैसे हमने 72 का जो एलसीएम निकाला था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो क्या लिखोगे बेटा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम पावर तक चलेंगे, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। बेटा मेरे पास क्या होगा, सम ऑफ डिवाइज़र। क्या आएगा, सम ऑफ डिवाइज़र। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, ऐसे हमने निकाले थे 9600 के डिवाइज़र, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 तक, 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। ये आ गया मेरे पास सेकंड टाइप्स ऑफ डिवाइज़र। ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड टाइप्स ऑफ डिवाइज़र, जिसे बोलेंगे सम ऑफ डिवाइज़र, सम ऑफ ऑल द डिवाइज़र, सम ऑफ ऑल द डिवाइज़र। बेटा आगे क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि आपसे वो पूछ ले कि दिस कोई एक डिवाइज़र इंक्लूड नहीं है, मान लो वो कहते हैं खुद डिवाइज़र 72 इंक्लूड नहीं है, तो बेटा क्या करोगे, इसमें से इसे सम में से 72 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर बोलते 9600 खुद इंक्लूड नहीं है तो 9600 इसमें क्या होगा, माइनस होगा। वो बेटा डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, बट टोटल जो सम ऑफ डिवाइज़र होगा वो इस फॉर्म में आप सॉल्व करोगे, इस फॉर्म में क्या करोगे आप, सॉल्व। इसके बाद आता है सम ऑफ डिवाइज़र के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टू फाइंड द वे ऑफ द एन रिजॉल्व्ड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो फॉर्म में होती है, एक कंपोजिट नंबर होता है, एक बेटा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, हम किसी नंबर को कितने पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, हम किसी नंबर को कितने पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूँ 12 है और 12 को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व टू फाइंड रिजॉल्व्ड पार्ट। ठीक है, टू फाइंड रिजॉल्व्ड पार्ट। जैसे मैंने लिखा 12, अब 12 को लिखने के क्या क्या वेज हैं, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, 1 इंटू 12।
बेटा 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, 1 इंटू 12। बेटा इस फॉर्म में हम इसे क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसके टोटल वेज निकालूँ, मेथड निकालूँ, तो 12 को 2 से किया तो 6 आ गया, 2 से क्या 3 किया, 3 से 1 आ गया। तो 12 इज इक्वल टू कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो उसने बोला रिजॉल्व इनटू 2 पार्ट्स, तो क्या लिखूँगा, 2 + 1 इंटू बेटा 1 + 1 इंटू बेटा 1/2। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 p + 1 q + 1 एंड सो ऑन इंटू बाई कितना 1/2। ये कितना 1/2 इंटू कितना है मेरे पास 2 + 1 इंटू 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना 3। इसकी कैटेगरी कितनी बन रही है, 3। मीन्स हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल 3 पार्ट्स में। टोटल कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। ऐसे बेटा 72 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अगर मैं 72 का निकालूँ तो क्या होगा, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, कितना होगा 1/2 इंटू 3 + 1 प्रोडक्ट ऑफ 2 पार्ट्स की रिजॉल्व कर 1/2 इंटू 4 इंटू 3। बेटा ये आ गया, टोटल कितने पार्ट्स होंगे मेरे पास, 6 पार्ट्स। 72 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल 6 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर, टोटल 6 पार्ट्स के अंदर। ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, ये क्या थे मेरे पास, एक कंपोजिट नंबर थे। क्या नंबर थे बेटा, कंपोजिट नंबर। अगर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मान लो ये 36 आ गया, अब 36 को लिखने के क्या क्या वेज हैं, 9 इंटू 4, बेटा 36 9 इंटू 4, 6 इंटू 6, 1 इंटू 36, 1 इंटू 36, और क्या लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू 36, एक केस और बन सकता है 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, बेटा 12 इंटू 3, 18 इंटू 2, 12 इंटू 3, 18 इंटू 2। ठीक है, और क्या बन सकता है इसका, ठीक है हम डायरेक्ट चेक करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 p + 1 q + 1 एंड सो ऑन + 1 इक्वल, ये कितना है 6 का स्क्वायर, 36 का एलसीएम क्या आ गया, 36 और 2 से किया तो बेटा 18 आ गया, 2 से किया तो 9 आ गया, अगेन 2 से किया तो 3 से किया तो 3 आ गया, 3 से किया तो 1 आ गया। तो कितना 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, आंसर कितना 1/2 इंटू 2 + 1, 2 + 1 प्लस कितना 1 आ गया 1/2, 3 इंटू 3 + 1 आ गया, 1/2 इंटू 10 आ गया, आंसर कितना आ 5 आ गया। मेरे पास जो रिजॉल्व करने के पार्ट थे वो कितने थे, 5 थे, इससे ज़्यादा वहाँ भी नहीं बन रहे थे। और बेटा जब आप प्राइम परफेक्ट स्क्वायर की बात करोगे तो ये होंगे रिजॉल्व पार्ट, और जब बेटा आप कंपोजिट नंबर की बात करोगे तो फॉर्मूला आपके पास ये होगा, कंपोजिट नंबर के लिए फॉर्मूला ये होगा। बेटा ये दोनों की दोनों कंडीशन आप याद रखना, एक कंडीशन कंपोजिट नंबर के लिए, दूसरी कंडीशन मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म के लिए, कोई परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट, टू नंबर ऑफ वेज द n रिजॉल्व्ड इनटू द टू फैक्टर विच आर प्राइम टू ईच अदर, विच आर प्राइम टू ईच अदर। ऐसे प्राइम फैक्टर निकालनी है जो एक दूसरे के साथ प्राइम हो, यानी कि इस टाइप्स की ब्रेकिंग होनी चाहिए जो कि दोनों एक दूसरे के साथ प्राइम फैक्टर बन सकें। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ प्राइम होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, प्राइम होंगे। ब्रेक हमने उसी फॉर्म में करना, ठीक है, ठीक है। प्रेम इसमें बेटा क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर r-1, क्या होता है फॉर्मूला 2 की पावर r-1। जैसे मैं प्राइम फैक्टर की लेके आ सकता, मान लो नंबर ले लिया मैंने 12, 12 में क्या क्या आता है मेरे पास, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2 एंड बेटा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेके जाए, यानी कि जिसमें दोनों के दोनों नंबर क्या हो, प्राइम हो, जिसमें दोनों के दोनों नंबर क्या हो, प्राइम। यानी कहने का मीनिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच द n कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू फैक्टर, यानी कि दो फैक्टर के बीच में उन्हें डिवाइड करना, विच आर प्राइम टू ईच अदर, जो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। एंड इस फॉर्मूला क्या, 2 की पावर r-1, r इज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर, r is the number of different factor of
एन। बेटा नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ एन कितने हैं, एक तो ये है, एक दूसरा ये वाला है, तीसरा बेटा ये वाला। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कितना है मेरा, 3 के बाद 6 आ गया, और 6 के बाद मेरे पास कितना है, 12 आ गया। 6 के बाद कितना है मेरे पास, 12 आ गया। मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं बेटा, 6 आ रहे हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होगा, 2 की पावर आर क्या होगा, उसकी प्राइम कितने, 1 2, और कोई प्राइम नंबर है इसमें, 2 ही प्राइम नंबर है। तो 2 - 1 आ गया, आंसर कितना, 2 - 1 किया तो कितना बेटा, 1 बन गया। तो इस केस में मेरे पास कितने होंगे, 2 होंगे। मेरे पास कितने होंगे, 2 होंगे, जो प्राइम फॉर्म में क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। जैसे ये प्राइम फॉर्म में ब्रेक होगा, 3 × 2 × 2 प्राइम फॉर्म है, 3 × 2 × 2 प्राइम फॉर्म है। और बेटा ये कितना होगा मेरे पास, ये प्राइम फैक्टर नहीं बन सकता, 12 × 1 की फॉर्म है। तो मेरे पास कितने आ गया, 3 × 2 × 2 एंड 3 × 2 × 2 मीन्स ये ही ओनली प्राइम फैक्टर की 2 केस मेरे पास मैक्सिमम आ सकते हैं। इससे ज़्यादा प्राइम फैक्टर के पार्ट्स नहीं होगा। उसके बाद आता है बेटा एक मल्टीनोमियल थ्योरम का पार्ट्स है। नेक्स्ट बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम। बेटे मल्टीनोमियल थ्योरम में 2 केसेस हैं। 2 केसेस कौन कौन से हैं, मेरे पास x1 x2 x3 अप टू बेटा xn इक्वल टू n दे रखा है। x1 x2 x3 xn ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ऑल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसके लिए जो नंबर ऑफ इंटेग्रल सोल्यूशन होंगे वो कितना होगा, n - 1 c r - 1, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा नंबर क्या कहता है, x1 + x2 + x3 अप टू xn इक्वल टू n, x1 x2 अप टू xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें होगा n + r - 1 c r - 1, n + r - 1 c r - 1। ये बेटा इसका दूसरा रूल होगा, जिसमें हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मैं अब एक एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने लिया x1 + x2 + x3 + x4 इक्वल टू कितना दे रखा, 100 दे रखा। ठीक है, आपने इन चारों को इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि मिनिमम जो x1 की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो, x2 की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो, x3 की 1 या 1 से बड़ी। मीन्स आप ये ले सकते हो 2 7 11 टोटल 18 20 और +18। मीन्स इस टाइप्स के आप कितने इंटेग्रल रूट्स निकाल सकते हो। मीन्स आप इन चारों नंबर को इस फॉर्म में कितने वे से के साथ ब्रेक कर सकते हो। कुछ और भी कंडीशन होगी, तो बेटे इसके लिए फॉर्मूला होगा जो n होगा 100 - 1 c। ये नंबर कितने हैं मेरे पास, 4 नंबर है। r इज इक्वल टू कितना, 4 - 1। ये आएगा 99c3। कितना आएगा, 99c3। मीन्स ईच नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ईच नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस केस में क्या बेटा, x1 + x2 + x3 अप टू बेटा x4 एंड x5 इज इक्वल टू 200 दे रखा है। इक्वल टू कितना, 200 दे रखा है। जो x1 x2 x3 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, जब 0 के इक्वल, 0 भी ले सकते हैं, 0 से बड़ी भी ले सकते हैं। मान लो पहला मैंने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, इस टाइप से नंबर ले लिया। और लास्ट नंबर 8, इसे मैंने क्या ले लिया, 192। तो बेटा इस टाइप के हम कितने केसेस निकाल सकते हैं। ये आएगा 200 + 5। नंबर कितने मेरे पास, टोटल 5 दे रखे हैं। ठीक है, -1, 5 - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 1। ये बेटा होगा मेरे पास टू फाइंड इंटीग्रल मीन्स 204/3। कितना है, 204c3, 204c3। इसमें थर्ड केस मैंने ऐसा ही कुछ लिया, x1 + x2 + x3 इक्वल टू 100 दे रखा है। ठीक है, और मेरे पास जो x1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो
तो मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, 1 + 2 + 4 7, 7 को माइनस कर दिया, अगर 93 + 3 - 1 C3 - 1 बेटा 93। बेटा वो नंबर क्या कर दिया, उसको पहले ऑलरेडी बांट दिए, इसको 1 दे दिया, इसकी कंडीशन पूरी कर दी, इसको 2 दे दिया, इसकी कंडीशन पूरी कर दी, इसको 4 दे दिया, इसकी भी कंडीशन पूरी कर दी। बाकी के लिए कितने बचे, 93। 93 को हमने 3 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और उसके क्या निकाल दिया, इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या फाइंड कर दिया हमने, इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसके बाद आती है एक कंडीशन और आती है, ठीक है, मैं आपको एक डिफरेंट मेथड्स के साथ बताना चाहूँगा, बट प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैंने एक 20 नंबर का पेपर बनाना था, सॉरी 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाना था, और क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने हैं, 8 क्वेश्चन है, और एटलीस्ट 2 मार्क्स ईच होने चाहिए। बेटा पेपर में जो पेपर बनाने जा रहा हूँ, सेट करने जा रहा हूँ, उसका एक क्वेश्चन के कम से कम 2 मार्क्स होने ही चाहिए। तो मैंने किया 8 क्वेश्चन इस टाइप से लिख लिए, कम से कम 2 मार्क्स होने चाहिए, सबको 2-2 मार्क्स मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में दे दिए कि आपकी कंडीशन ये थी, ये मैंने कंप्लीट कर दी, सबको 2-2 मार्क्स मैंने क्या कर दिया, गिवन दे दिया। ठीक है, सबको 2-2 मार्क्स मैंने क्या कर दिए, बांट दिए पहले। अब मेरे पास जो मार्क्स बचे वो 14 बचे। पेपर मैंने 30 नंबर का करना, हो सकता है मैं उसकी कंडीशन पूरी हो चुकी है, इससे मैं 14 नंबर इसे ही दे दूँ पूरे पूरा, और एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का आएगा, बाकी आपके 2-2 नंबर के होंगे। आपकी कंडीशन इतनी थी 2 मार्क्स ईच, इसको भी साथ दे देता हूँ, इसको भी साथ देता हूँ, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भाई आपकी कंडीशन एक थी कि 2 नंबर फॉर ईच, ठीक है, वो दे दिया मैंने। बाकी अब मेरी कंडीशन में कैसे भी उसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो इसका बेटा रूल क्या होता है, 14 मेरे पास टोटल मार्क्स थे, कितनों में बांटने थे, 8 में, जैसे 3 में बांटने थे कितने, 100, तो 8 में -1 C8 - 1, ये कितना है 22 21 C7, कितना आएगा 21 C7। बेटा इसके ज़्यादा आपको चेक करना पड़ेगा, जो मेरे माइंड में चल रही थी एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, ये बेटा होगा मल्टीनोमियल थ्योरम के पार्ट्स की, हम किसी नंबर को इंटीग्रल फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं या कैसे उसको अलग अलग फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीग्रल फॉर्म के बाद आता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। नेक्स्ट टॉपिक आता है टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास सम ऑफ ऑल द डिजिट। नेक्स्ट आता है सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक मैंने ले लिया 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5, कहता है इससे जितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे उनका सबका सम, जितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे, 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, कंडीशन होंगी, तो ये कितना होगा 4 वे से होगा, या 3 वे से होगा, या 2 वे से होगा, ये कितना होगा 1 वे से होगा, ये कितना होगा 1 वे से। मीन्स मेरे पास टोटल 24 डिजिट बनेंगे, जिनकी कैटेगरी ये होगी 1 2 4 5 1 2 5 4 1 5 2 4 1 5 4 2। तो बेटा इस टाइप्स की एक पूरी चेन होगी, इस टाइप्स की एक पूरी क्या होगी, चेन। उन सब डिजिट का हमने क्या करना, सम करना। तो बेटा इसका शॉर्टकट लिखते जाओ 1 बाय 1। सबसे पहले सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट n-1 मीन्स 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू कितना होगा, अगर 4 डिजिट नंबर है तो बेटा इंटू 4 टाइम 1 करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 सो ऑन चलता रहता है। मीन्स सम ऑफ ऑल द डिजिट 1 + 2 + 4 + 5, एन कितना हो गया मेरे पास 4 डिजिट नंबर था, 4 - 1 इंटू 1 1 1 1 चलता ही जाएगा। तो इसका मीनिंग कितना हो गया, ये 5 11 12 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1, ये क्या होगा मेरे पास सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट।
क्या कंडीशन होगी, सम ऑफ नंबर फाउंड बाय टेकिंग ऑल ऑफ द गिवन एंड डिजिट, फर्स्ट केस। अगर बेटा उसके जगह पे वो बोल देता है ये बेटा ऑल मीन्स 4 डिजिट नंबर था, ये कितने डिजिट नंबर था, 4 डिजिट नंबर। अगर मेरे को बोल दे 3 डिजिट नंबर, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी कि इससे जितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, इससे जितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे बेटा कुछ नहीं चेंज करना, 1 + 2 + 4 + 5 इंटू बेटा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 कितनी बार लिखोगे, 3 टाइम, 1 1 1 कितनी बार लिखोगे, 3 टाइम। अगर वो बोल दे 2 डिजिट नंबर, बेटा कितने नंबर, 2 डिजिट नंबर, अगर वो बोल दे 2 डिजिट नंबर तो क्या लिखोगे, 1 + 2 + 4 + 5 इंटू बेटा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 कितना लिखोगे, इंटू 1 1 मीन्स इंटू 11। अगर बेटा सम ऑफ यूनिट डिजिट, मीन जितने डिजिट बने उनका ओनली यूनिट का सम, ओनली यूनिट डिजिट का सम, तो क्या लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 4 + 5 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ओनली 1। तो बेटा इससे क्या आएगा, यूनिट डिजिट, क्या बनेगा, यूनिट डिजिट का सम मीन्स ओनली इस रो का सम, ओनली इस रो का सम जितना भी बनेगा। और इस केस में अगर 10 है तो इन 2 रोज का सम, तो बेटा ये आएगा सम ऑफ ऑल द डिजिट। इसके बाद आता है सम ऑफ ऑल द डिजिट के बाद नेक्स्ट टाइप आता है द सम ऑफ द ऑल द डिजिट ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट ऑल, रेपिटेशन डिजिट इज नॉट अलाउड। तो इस केस में रेपिटेशन ऑफ डिजिट क्या थी, अलाउड थी, बेटा हमने क्या लिखा उसे, नॉट अलाउड की फॉर्म में क्या था। अगर बेटा नॉट अलाउड हो, ये बेटा अलाउड के केस है, सॉरी भाई ये अलाउड का केस है। अगर नॉट अलाउड का केस हो बेटा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम चलता है बेटा, रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, तो बेटा क्या लिखोगे, 1 + 2 + 4 + 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 4 - 1, 10 की पावर 4 - 1 बाय कितना होगा, 9, कितना होगा, बाय 9। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सम ऑफ ऑल डिजिट इंटू बेटा n-1 फैक्टोरियल इंटू कितना है, 10 की पावर n-1 बाय 9, 10 की पावर n-1 बाय 9। मैंने उसी एग्जाम्पल के साथ आपको क्या कर दिया, ब्रीफ कर दिया कि अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो क्या होगा, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो क्या होगा, रेपिटेशन अलाउड, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास होगा सम ऑफ ऑल दी डिजिट, सम ऑफ ऑल दी डिजिट। सम ऑफ ऑल दी डिजिट के बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक अरेंजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास अरेंजमेंट। बेटा इसे मैं अरेंज कर दूं, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या आता है, टू फाइंड अरेंजमेंट डिफरेंट कंडीशन में अरेंजमेंट। डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग अरेंजमेंट। सबसे पहले मैं अरेंजमेंट की जो बात करने जा रहा हूँ, कहता है नंबर ऑफ वेज द m थिंग्स एंड नंबर ऑफ n द n थिंग्स अरेंज इन ए रो सो द ऑल ऑफ सेकंड टाइम थिंग्स कम टुगेदर, all of the second types of things come together in, ठीक है, किस फॉर्म में जी ना, इस टाइप से। बेटा मेरे पास क्या लिखा, m फैक्टोरियल, m थिंग्स है और बेटा दूसरी कितनी है, n थिंग्स है, कितनी बेटा, n थिंग्स है। दो टाइप्स के केसेस है, एक में m थिंग्स है, दूसरे में कितना n थिंग्स है, ठीक है। वो कहता जो ये वाला केस है ये ऑल टुगेदर आनी चाहिए, ये केस क्या आना चाहिए, ऑल टुगेदर, क्या आना चाहिए, ऑल टुगेदर। तो इसकी अरेंजमेंट कितनी होगी, अब जो n है इसका तो केस कितना होगा, n फैक्टोरियल होगा। मैंने इसकी तो कोई अरेंजमेंट का चक्कर ही नहीं, ये तो n फैक्टोरियल वेज में होगा कि इसे अरेंज किया जा सकता है। ये जो m थिंग्स है अगर मैं इसे इकट्ठा लेके चलता हूँ, अगर मैं इसे क्या लेके चलता हूँ, इकट्ठा, तो बेटा ये कितना होगा, m+1, कितना आएगा, m+1 का फैक्टोरियल, कितना होगा मेरे पास, m+1 का फैक्टोरियल। क्यों होगा बेटा, सुन लो दोबारा, क्यों इस फॉर्म में लेके चलेंगे। कहता है कैन बी रेंज ए रो सो द ऑल ऑफ सेकंड टाइप्स ऑफ थिंग्स कम टुगेदर इज, अगर दोनों इकट्ठे आती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो बेटा वो कितनी होगी मेरे पास, m+1
थिंग्स, m+1 थिंग्स की फॉर्म में उसे लेके चलेंगे। बेटा ये आ गया मेरे पास फर्स्ट केस। क्या आ गया मेरे पास? फर्स्ट केस। ठीक है, क्योंकि इसके लिए प्लेसेस जो होंगे बेटा, जो इसके लिए स्पेस होंगे वो कितनी होंगी? ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होंगी? सुनो, ये मेरे पास आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये 8 बंदे थे। अब जो इसके लिए कितनी बची मेरे पास? 9। और इसके लिए कितनी बची मेरे पास? 9 बची। इसके लिए बेटा कितनी बची मेरे पास? 9 बच गई। ठीक है, तो इसका मीनिंग कितने हो गया? अगर ये 8 थे तो इसके लिए तो कितना 8 फैक्टोरियल हो गया। और ये भी कितने थे? बीच वाले भी कितने थे? 8 थे या 9 थे, जितने भी थे। तो बेटा पहले से ही केस क्या हो चुका? बढ़ चुका है। इस टू कितना लिखोगे? 9 फैक्टोरियल। कितना लिखोगे? इंटू 9 फैक्टोरियल, जहाँ उसकी जो भी अरेंजमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। दूसरा केस आ गया बेटा मेरे पास। दूसरा केस मेरे पास क्या आ गया? द नंबर ऑफ वेज द एम थिंग्स एंड बेटा एन थिंग्स कैन बी अरेंज द रो सो द नो टू थिंग्स ऑफ द सेम टाइप्स कम टुगेदर। दो फॉर्म इकट्ठी नहीं आनी चाहिए जब m और n क्या इक्वल है। मान लो ये m थिंग्स है और दूसरी बेटा n थिंग्स है, और m और n की वैल्यू क्या इक्वल है? m और n की वैल्यू क्या मेरे पास? इक्वल। इक्वल केस में क्या होगा? आप क्या लिख सकते हो? पहले m वाली लिख दो। m1 मान लो ये लिख लिया, m1, ये सारी m वाले केस आ गए 5। ठीक है, फिर मैंने n वाले केस भी कितने ले लिए? 5 ले लिए। एक तो केस ये हो सकता है बेटे, एक तो केस ये हो सकता है। पहले कौन से? n की कैटेगरी, फिर मेरा m की कैटेगरी। पहले n की कैटेगरी फिर m की कैटेगरी। ठीक है, इसलिए कितना हो गया? n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल हो गया। अब मैं इसे इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से कट करके इसे यहाँ लिख दूँ तो अब पहली प्लेस किसकी है? m की है, दूसरी प्लेस किसकी है? n की। इसलिए ऐसे इसे कितने वे से लिख सकते हैं? 2 वे से। कितने वे से लिख सकते हैं हम? 2 वे से। इसलिए इसका केस कितना? 2 इंटू एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। क्या होगा? 2 टाइम एन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। कितना होगा? एम फैक्टोरियल। एम फैक्टोरियल। ठीक है, उसके लिए क्या था बेटा? वो जहाँ भी जाएगा इकट्ठा जाएगा, जहाँ भी जाएगा वो इकट्ठा जाएगा, इसलिए उसका एक स्पेस पहले से ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा नंबर ऑफ वेज द एम थिंग्स एंड बेटा एन थिंग्स m is greater than n can be arranged in the circle so that no two things second types come together, no second two things come together। बेटा मेरे पास क्या है? थर्ड केस। बेटा m थिंग्स एक कैटेगरी की है और n थिंग्स दूसरी कैटेगरी की है। ठीक है, इसको हमने सर्कल के ऊपर अरेंज करना। m जो है वो ग्रेटर देन n से है। m जो ग्रेटर देन किससे है? n से। मैंने पहले m वाले सारे के सारे फिक्स कर दिए, m वाले जितने भी थे सारे के सारे यहाँ पर फिक्स कर दिया। इसलिए ये कितना होगा? m-1, क्योंकि जब भी एक सर्कल परम्यूटेशन लेते हैं तो उसमें एक केस कम हो जाता है। अब जो इसमें बीच में स्पेस बचे हैं, ये जितनी भी स्पेस बचे हैं किसके लिए बचे हैं? n के लिए बचे हैं। जितनी भी स्पेस बचे वो किसके लिए बचे हैं? n के लिए। और जो n के लिए स्पेस बचे हैं वो कितने बचे हैं मेरे पास? m होंगे। ये कितना होगा? m-p-n। कितना होगा? m-p-n। कितना होगा मेरे पास? m-p-n। तो ये मेरे पास आएगा टोटल केस जब हम सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करेंगे। जब हम क्या करेंगे? सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करेंगे। एक चीज़। दूसरा कहता है व्हेन थिंग्स ऑफ सेकंड टाइप्स कम टुगेदर। अगर दूसरे टाइप्स की थिंग्स क्या आ रही हैं? टुगेदर आ रही हैं। फर्स्ट टाइप्स की थिंग्स क्या आ रही है? टुगेदर। सारी की सारी थिंग्स क्या आ रही है? इकट्ठी। यानी कि क्या आ गया इसी केस में? फोर्थ नंबर केस। ठीक है, सेकंड थिंग्स कम टुगेदर। बेटा सारी की सारी क्या आएंगी? इकट्ठी आएंगी। मीन्स जितनी भी m है वो यहाँ पर आएंगी और जितनी भी m है वो सारी यहाँ पर इकट्ठी आएंगी। इस जगह पे क्या आएंगी? इकट्ठी आएंगी। जहाँ भी आएंगी इकट्ठी आएंगी। इसका मीनिंग जो इकट्ठी आएंगी उनका एक केस क्या होता है? हमेशा मोर देन होता है। हमने यहाँ पढ़ा था जो चीज़ें इकट्ठी आती हैं वो सबसे उसका एक केस क्या आएगा? मोर देन आएगा। अगर मोर देन आएगा तो n+1 - 1 फैक्टोरियल इंटू बेटा कितना? m फैक्टोरियल। ये आ गया n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। कितना आया? n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। कितना आएगा? n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद आ गया बेटा नेक्स्ट केस
To find the ways of m things of one types and n things of another types, m is greater than n. Arranged in the form of garland, all the second types of come together is all the second things of come together. बेटा वही सेम केस है. अगर इसे गार्लैंड केस में, एक नेकलेस की केस में लेके जाऊं तो बेटा नेकलेस केस में ये चीज़ सेम होगी, ये चीज़ सेम होगी, बट 1/2 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि वो क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है. इसमें क्या होता है, नॉट कम टुगेदर. बेटा सब के सब अल्टरनेट आएंगे, सब के सब क्या आएंगे, अल्टरनेट. पॉइंट नंबर 5 हो गया. और पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है, नॉट कम टुगेदर. बेटा क्या आ गया, ऑल कम टुगेदर. तो कितना है, 1/2 इंटू एम फैक्टोरियल इंटू बेटा एन फैक्टोरियल, 1/2 एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल. अब मैं इसकी कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, किस फॉर्म में हम इसे सॉल्व करते हैं. बेटा प्लीज़ सबसे पहली एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ इन टॉपिक की, क्योंकि थ्योरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. बेटा प्लीज़, मेरे पास 6 मैन है, मीन 6 बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं. 6 बॉयज़ हैं एंड 5 गर्ल्स हैं. टाइम कोई बात, ठीक है. 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स. तो बेटा तो 5 बॉयज़ की सेटिंग प्लान होगी, बॉयज़ 1, बॉयज़ 2, बॉयज़ 3, बॉयज़ 4, बॉयज़ 5 एंड बॉयज़ 6. ठीक है. और जो गर्ल्स हैं वो उनके अल्टरनेट बैठेंगी. अगर गर्ल्स अल्टरनेट बैठती हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब गर्ल्स के लिए सीट कितनी बची है, 7. ठीक, गर्ल्स के लिए सीट कितनी बची है, 7. तो इसके लिए कितना होगा, 6 फैक्टोरियल क्या होगा, बॉयज़ हो गए इंटू 7p5. कितना होगा, 7p5. बेटा केस नंबर कितना होगा, 1 हो गया. अगर मेरे पास 5 बॉयज़ होते और 5 इज गर्ल होती तो पहले मैंने बॉयज़ की सीटिंग बनाता. ठीक है, गर्ल्स या तो यहीं पहुंच आनी थी. ठीक है, तो ये कितना है, 5 फैक्टोरियल इंटू कितना है, 5 फैक्टोरियल. ठीक है, अब हमें इसे कट कर दें, यहाँ पर भी गर्ल्स बैठा सकते हैं. तो बेटा एक वेज पहले था, एक वेज मेरे को अभी नज़र आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 2 वेज. कितने आ गए मेरे पास, टोटल 2 वेज. बेटा उसके बाद थर्ड कैटेगरी में क्या आ गया मेरे पास, ये फर्स्ट की कैटेगरी थी, दूसरी बेटा सेकंड कैटेगरी थी. अब मेरे पास थर्ड कैटेगरी में क्या आ गया कि ऑल गर्ल्स कम टुगेदर. तो मीन्स बॉय 1, यहाँ पर ऑल गर्ल्स हो सकती हैं, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5. ठीक है, एंड बॉय 6. इस केस के लिए बॉय 6. अब गर्ल्स यहाँ पर भी हो सकती थी, बॉय 1, ठीक है, बॉय 2 एंड बॉय 6 तक. फिर बेटा बॉय 1, बॉय 2 गर्ल्स यहाँ पर होंगी, तो B2, B3, B4, B5, B6, 46 तक है. ठीक है, बॉय 6 तक. तो बेटा इनकी जो कैटेगरी बनेगी, गर्ल्स ऑल इकट्ठी बैठेंगी, तो गर्ल्स की जो बैठेंगी, बॉयज़ की कितनी होगी, 6 फैक्टोरियल. गर्ल्स की अरेंजमेंट कितनी थी, 5 फैक्टोरियल. बट इसके जो ये वेज बन रहे हैं, जैसे एक वेज हो गया, 2 वेज हो गए, 3 वेज हो गए, ये टोटल कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे. कितने होंगे टोटल, 6 वेज. तो बेटा कितना, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 फैक्टोरियल भी 6. इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा था n इंटू एम प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि जितनी इसकी कैटेगरी होगी उससे एक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. जितनी उसकी कैटेगरी होगी उससे एक क्या होगा, ज़्यादा होगा. इसलिए उसने हमने लास्ट फॉर्मूले में ये लिखा था. फिर आ गया मेरे पास गार्लैंड केस, सॉरी टेबल केस. 6 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं. ठीक है, गर्ल्स अल्टरनेट बैठेंगी, ये आगे 6 बॉयज़ बैठ गए, तो कितना है, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एक ऑलवेज कम होगा, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल. इनटू गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5 और 6 जगह बैठी, तो कितना होगा, 6p4 आ गया. कितना है मेरे पास, 6p4. ये था मेरे पास टेबल केस. ये कौन सा बेटा, टेबल का केस था. अगर यही केस बेटा गार्लैंड केस में आता है तो क्या लिखना था, 1/2 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 6p4. कितना आता, 6p4. बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना. वही पुरानी एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने थ्योरी अभी आपको पढ़ाई थी. पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5, मेरे पास गार्लैंड केस दे रखा है, यहाँ पर 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। तो 6 बॉयज़ जहाँ तो पाँचों की पाँचों गर्ल्स यहाँ बैठेंगी, ये 6 बॉयज़ हो गए। अब 6 बॉयज़ के लिए तो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि गर्ल्स की सीटिंग इकट्ठी बैठनी है। तो इसका मैंने गर्ल्स की कैटेगरी क्या होनी है, ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए बेटा 6 प्लस यानी कि कितना आएगा, 5 + 1 - 1, यानी कि एक केस बढ़ेगा, पर पहले गर्ल्स की सीटिंग बढ़ाएंगे क्योंकि इकट्ठी बैठनी है। -1 कर दिया इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये कौन सा, एक राउंड टेबल, कौन सा बेटा, राउंड टेबल के केस है। अगर यही गार्लैंड केस में होता तो कितना आता, 1/2 m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, कितना आना था, m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास थी कुछ अरेंजमेंट, क्या थी मेरे पास, अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट, जो हम अल्टरनेट बैठते हैं, जो कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट बनाते हैं। इसके बाद आता है डी अरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास डी अरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट, बेटे क्या बोलते हैं, डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट क्या होता है कि मैंने आपको 2 वेज में बताता हूँ। मेरे पास 3 इनवेल्प्स हैं, ये 3 इनवेल्प, बेटे मेरे पास 3 क्या है, इनवेल्प है, और यहाँ पर 3 ही लेटर पड़ी हैं, लेटर 1, लेटर 2 और लेटर 3। और आपने इन तीनों लेटर को क्या करना था, पोस्ट करना था। और पोस्ट करते टाइम आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया। ये इनवेल्प 1 था, इनवेल्प 2 के लिए था, इनवेल्प 3 के लिए था, और इसको आपने यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, और इसको आपने यहाँ पोस्ट कर दिया। आपने देखा कि सारा का सारा डी अरेंज हो गया। जो आपने लेटर जहाँ पोस्ट करनी थी वहाँ पर पोस्ट नहीं हो रही। इसका मीनिंग तीनों के तीनों लेटर क्या हो चुके हैं, डी अरेंजमेंट। और डी अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, अप टू सोन 1/n फैक्टोरियल। कितना होता है, 1/n फैक्टोरियल। जैसे मेरे को बोल दे 5 लेटर की डी अरेंजमेंट है, 5 लेटर की डी अरेंजमेंट है, बेटे कितने लेटर की अरेंजमेंट है, 5 की। तो क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल, कितने वे से डी अरेंज हो सकता है, बाय 2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन। एक केस इसे बेटा सॉल्व करोगे, ये बेटा 5 भी आएगा, इसमें कितना आएगा, -1/5 फैक्टोरियल। दूसरा आएगा बेटा, टोटल 8 लेटर थे, टोटल 8 लेटर थे, उनमें 3 अरेंज हो गए, 3 प्रॉपर अरेंज हो गए, 5 डी अरेंज हो गए। जब 2 डी अरेंज हो गए, बाकी 6 क्या हो गए, गलत हो गए। तो क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 फैक्टोरियल प्लस कितना, 1/6 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल। 2 केस हो गए। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, केस नंबर 3, मेरे पास एक लेटर था, सॉरी 2 लेटर थे, 2 लेटर थे, ठीक है, वो डी रेंज हो गए। अब 2 लेटर जो डी रेंज होते हैं बेटा, उसका एक ही वेज हो सकता है। क्यों एक वेज हो सकता है, अगर दोनों बंदे एक दूसरे के साथ लेटर एक्सचेंज कर लेंगे तो बेटा वो डी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मीनिंग 2 लेटर का एक ही वेज हो सकता है। डी अरेंज होने का कितने वेज हो सकता है, ओनली सिंगल वेज। और केस नंबर 4, 1 लेटर डी अरेंज हो सकता है कभी, ये एनडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा 1 लेटर कभी भी डी रेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा एक लेटर कभी डी रेंज कैसे हो सकता है, वो एक ही जगह पे जा सकता है, बाकी जगह पे जाने के उसके कोई चांस नहीं है, बाकी जगह पे उसके जाने के कोई चांस